वेलकम बैक टू जीएस वरदान। लास्ट सेशन में हमने यूपी पीसीएस 2008 का पेपर सॉल्व किया था। आज हम यूपी पीसीएस 2008 का विशेष चयन वाला पेपर सॉल्व करेंगे। लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2008 में दो पेपर आयोजित कराया गया था। एक तो जो रेगुलर वैकेंसी आती है हर साल 2008 वाला वो पेपर था, और ये जो पेपर है विशेष चयन स्पेशल वैकेंसी आई थी उसका पेपर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय इतिहास से संबंधित है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है। मध्य पाषाण काल की बात कर रहा है, तो जहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं उस स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। तो पशुपालन का प्रारंभ जो था मध्य पाषाण काल में हुआ था, और भारत में पशुपालन के साक्ष्य जो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, तथा बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है आदमगढ़। तो ये भी पूछा जाता है कि आदमगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। और दूसरा जो था बागोर था राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आदमगढ़। इसके बाद जिस ग्रंथ में पुरुष मेध, कहीं मेघ लिखा होगा कहीं मेध लिखा होगा, तो जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है। तो यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण, पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। और शतपथ ब्राह्मण की अगर बात करें तो यह यजुर्वेद का ब्राह्मण है। यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। इसके लेखक जो है महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य इसके जो है महर्षि है, लेखक है। ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में ही पुरुष मेघ, जल प्लावन की कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है। ये 2008 वाले में लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, क्वेश्चन पूछा गया था, बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है सांची का स्तूप हो जाएगा। ये सांची का स्तूप हो जाएगा। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। यह स्तूप, इस स्तूप का निर्माण कराया गया है, लेकिन गौतम बुद्ध के जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है। और इसके अलावा सारनाथ, पता ही है आपको, सारनाथ कहाँ पर है? बनारस के पास है। ये कुशीनगर जिला यूपी में है। और कुशीनारा पुराना नाम था, आज कुशीनगर के नाम से हो गया है। और बोध गया के बारे में को पता है कि गया में है, बिहार में। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, मतलब कि किस धर्म का तीर्थ स्थल प्रभासगिरी है। तो प्रभासगिरी जो है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। कौशाम्बी जिले में स्थित है। और यह तीर्थ स्थल जो है जैन धर्म के जो 6वें तीर्थंकर थे, पद्म प्रभु के लिए जाना जाता है। तो जैन धर्म इसका ऑप्शन हो जाएगा, जैन धर्म। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में पहले। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो उस स्थान के बारे में पता चला है। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो हो जाएगा अनुराधापुर। इसका आंसर अनुराधापुर हो जाएगा। और यह कहाँ पर है? श्रीलंका में है। तो श्रीलंका में स्थित अनुराधापुर से जो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, उसके साक्ष्य मिले हैं, अनुराधापुर हो जाएगा। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल झील का स्वरूप प्रदान किया, तो उस राजा का नाम बताना है। राजेंद्र प्रथम हो जाएगा इसका आंसर। राजराज प्रथम। चोल शासक की बात करें तो चोल शासक राजराज प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो था राजेंद्र प्रथम शासक बना था, और उसने ही अपने पिता के साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया और बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, तो जो राजराज प्रथम का यह पुत्र था, राजेंद्र प्रथम। जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, तो उस शासक का नाम बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सिकंदर लोदी था उस समय। और सिकंदर लोदी किस वंश का शासक था? सल्तनत काल का लोदी वंश का शासक था, और लोदी वंश किस में आता है? सल्तनत काल में आता है। तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में। तेरहवीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करता था पूछा गया है, तो मक्के की खेती उस समय नहीं होती थी। चौथा ऑप्शन से हो जाएगा, गेहूं, जौ और चना की खेती की जाती थी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फिरोज तुगलक, जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। ठीक है, खुद लिखा था तो फिरोज तुगलक था। और फिरोज तुगलक को शिक्षा एवं साहित्य में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, जिसके विकास के लिए वह सदैव प्रयत्नशील रहा। और फिरोज तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही लिखी। फुतुहाते फिरोज शाही फिरोज तुगलक ने लिखी थी। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन से हो जाएगा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? मुगल शासनकाल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो तांबे का सिक्का जो था दाम, दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा, दाम कहलाता था। मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली की अगर बात करें तो उस समय मुद्रा प्रणाली बहुत ही व्यवस्थित थी, और सिक्के बनाने में 3 धातुओं का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था। एक तो आपका सोना हो गया, चांदी और तांबा। ठीक है, इन 3 धातुओं का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था, और अकबर द्वारा जारी सोने के सिक्के मुहर नाम से प्रचलित थे, और अकबर ने ही दाम और जीतल नामक तांबे के सिक्के चलाए। तो एक और जो सिक्का है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, जीतल। ठीक है, जीतल और दाम तांबे के सिक्के थे। निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो उनका नाम बताना है। उनका नाम था ताराबाई। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ताराबाई। और ताराबाई की बात करें तो राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने मतलब कि अवयस्क था पुत्र शिवाजी सेकंड को गद्दी पर बैठाया था, और खुद उसकी संरक्षिका बनी थी। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ताराबाई। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है?
ठीक है, यहाँ इसको एसेटिक सुमेलित नहीं है। ओके, कौन सा? सुमेलित नहीं है। बार बार क्या होता है एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, सुमेलित है सुमेलित नहीं है। अक्सर क्या होता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर होने की वजह से हमारा ध्यान वहाँ से भटक जाता है और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, तो इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो पूछा गया है मुंडा, तो मुंडा का बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह था बिरसा मुंडा से संबंधित है, ठीक है। और आपको पता होगा कि 1895 से 1901 तक, 1895 से 1901 तक, और ये 1901 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कहीं के 1901 दिया है, कहीं के 1903 दिया हुआ है। तो दूसरा क्या है? संथाल विरोध, संथाल विद्रोह था 1855-56, सिद्धू और कान्हू, एक कान्हू दिया हुआ है इसमें, सिद्धू और कान्हू, ते भी आपका सही है, ठीक है। अहोम विद्रोह था, अहोम दिया गया है गोमधर कुंवर और रूपचंद कोनार, तो गोमधर कुंवर अहोम विद्रोह संबंधित है। चौथा दिया है नायक, ठीक है। तो जो नायक है ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, या ताना भगत से संबंध नहीं है। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ जो था उराव आदिवासी के मध्य 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था, और इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो थे जतरा भगत और बलराम भगत थे, ओके। और नायक विद्रोह था अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, नायक विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध में विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह के जो नेता थे अचल सिंह थे, ओके। तो ये नायक वाले में अचल सिंह थे, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, अचल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त का संबंध किससे रहा है? ठीक, तो आपको पता होगा कि 3 प्रकार की व्यवस्था लागू थी, एक महालवाड़ी था, दूसरा रैयतवाड़ी, और तीसरा था जागीरदारी, तीसरा जो था जमींदारी था। जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो पूछा जा रहा है रैयतवाड़ी के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो। तो इसको जो लागू किया था रैयतवाड़ी को, कर्नल रीड और मुनरो ने इसको लागू किया था, और सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कर्नल रीड ने बारामहल जिला है तमिलनाडु का, वहाँ पर सर्वप्रथम रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी। बारामहल जिला, ठीक है, तमिलनाडु का है, वहाँ पर लागू किया गया था। इसके बाद 1820 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर मुनरो ने इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया, ठीक है। तो इस तरह की बहुत लंबी कहानी है, तो इसमें आके टॉमस मुनरो। वह कौन क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो बाबा रामचंद्र का नाम जो है, किसानों के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, तो पूछा जा रहा है कि किसानों को संगठित किया था अवध, ठीक है। और इनका जन्म अगर पूछा जाए तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, और एक ब्राह्मण थे, और 1920 के मध्य में एक किसान नेता के रूप में उभर करके सामने आए। जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया, तो दास प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लॉर्ड एलनबरो था, और यह मतलब कि किस एक्ट के तहत इसको समाप्त किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को शीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया था, ठीक है। और 1843 के अधिनियम 5 द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा अधिनियम था, तो जो अधिनियम था, अधिनियम 5 था। इसी तरह से पूछा जाता है कि जो विधवा विवाह था, विधवा विवाह, तो विधवा विवाह की बात करें
या सती प्रथा की बात करें तो सबके लिए अलग से अधिनियम बनाया गया था, उसके द्वारा उसको समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो लखनऊ में आयोजित किया गया था। और कब आयोजित किया गया था? 1936 में, या 1936 में। तो डेट भी पूछा जाता है, सन पूछा जाता है, कब आयोजित किया? 1936 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो 3 क्वेश्चन बन गए। लखनऊ में आयोजित किया गया था 1936 में, और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, और जो महासचिव थे NG रंगा। ठीक है। और बाद में चल करके स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन भी किया था। ओके। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी उसको बताना है। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई, वह कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 के तहत 1926 में ली कमीशन की सिफारिश, इसको भी याद कर लिया, ली कमीशन। तो ली कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ली कमीशन जो था किससे संबंधित था। ठीक है। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना से, और कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, रास बिहारी बोस ने। और ये क्रांतिकारी थे। 1942 में टोक्यो में मलाया से वर्मा तक रहने वाले सभी भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया था, जिसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की थी। तो यही है इंडिपेंडेंट लीग। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति की बात आती है तो पी मित्रा का नाम आता है। पी मित्रा ने स्थापना किया था, और यह था गुप्त क्रांतिकारी एक संगठन था। और अगर पूछा पी मित्रा कौन थे, पी मित्रा का जो इनका मतलब पूरा नाम था प्रथमनाथ मित्रा। तो स्थापना 2 लोगों ने मिलकर की थी, एक पी मित्रा ने और पुलिन दास। क्वेश्चन पूछा था अगर, पुलिन दास। ठीक है। तो ये दोनों लोगों ने मिलकर किया था। वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की, मतलब कि रिपब्लिक गवर्नमेंट, गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो महेंद्र प्रताप का नाम पहले आता है, महेंद्र प्रताप। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करना है, दिया गया है लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी, ये चारों दिया है। तो इनको क्या करना है, हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले बात करें तो लखनऊ समझौता का नाम आता है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। इसके बाद बात करें तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक, 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। पूना पैक्ट पता होगा आपको, बार बार पूछा जाता है, 1932 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा सबसे लास्ट में हो जाएगा 1935।
सविनय अवज्ञा 1933। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? गदर पार्टी, तो गदर पार्टी का नाम जब भी आता है तो लाला हरदयाल का नाम पहले आता है। लाला हरदयाल ने किया था। और अगर पूछा जाए कब किया तो 1913 में। 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। और कहाँ पर किया था ये भी क्वेश्चन पूछा गया। सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर है? अमेरिका में है। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। अठारह सौ सत्तावन के स्वाधीनता संघर्ष में की वीरांगना महालक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, कहाँ पर? वाराणसी। वाराणसी में 80 घाट के पास एक स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? यूपीपीसीएस में इस तरह के एग्जैक्ट डेट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 23 मार्च 1943। 23 मार्च 1943 को मनाया गया था पाकिस्तान दिवस। याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा था। 23 मार्च 1943 को। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? एनडीसी, जिसे एनडीसी कहा जाता है। एनडीसी का मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसकी स्थापना कब की गई थी या गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को। इसका गठन 1952 में हुआ था। और अगर प्लानिंग कमीशन की बात करें, योजना आयोग, तो 1950 में। प्लानिंग कमीशन 1950 और एनडीसी 1952। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो जैसे ही प्रिम्बल देखते हैं हम, सबसे पहले क्या होता है? प्रिम्बल दिया रहता है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में प्रस्तावना पढ़ के समझ में आता। और अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा, यानी कि अगर बात करें समूह, देखिए यूनियन ऑफ स्टेट, यही हो जाएगा ऑप्शन आपका सही। राज्यों का यूनियन या राज्यों का संघ। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन है। तो जैसे देखें तो यूपी में तो है ही। ठीक है, तो नहीं है, पूछा जा रहा है। जब आप पेपर को सॉल्व किए, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं बता दूंगा तो यही आपको याद हो जाएगा। तो जिस समय आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा उस समय का करंट आप देख लीजिएगा कौन कौन से। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। जम्मू कश्मीर अब तो फिलहाल जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इन मुख्यमंत्री की कार्य अवधि, मुख्यमंत्री है नहीं वहाँ पे, तो मुख्यमंत्री की कार्य अवधि पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे दिल्ली है उसी तरह से जम्मू और कश्मीर होगा। मतलब कि वहाँ पर विधानसभा है, जम्मू कश्मीर विधानसभा जम्मू कश्मीर में रहेगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं है वर्तमान समय में। तो कितने दिनों का हुआ करता था? कितने दिनों का था? 6 वर्ष का होता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है?
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय में जैसे अकाली दल देखिए कहाँ पर है, पंजाब की एक पार्टी है अकाली दल। भाजपा, सीपीआई, कांग्रेस, ये तो मतलब नेशनल पार्टीज हैं। वर्तमान में जो है 8 नेशनल पार्टीज हैं। दल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ, तो एग्जैक्ट डेट पूछा जा रहा है, तो कब पारित हुआ था? 15 फरवरी 1985 को। डेट याद कर लीजिए, 15 फरवरी 1985 को। और बात करें तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, अधिनियम था 1985 में। भारत में निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह की भूमिका को मतलब कि निर्वाह करता है? तो INTUC है। INTUC मतलब हुआ भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है एक प्रेशर ग्रुप दबाव समूह कहते हैं, प्रेशर ग्रुप की भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व की बात करें तो सोवेरेंटी है, संप्रभुता। ऑप्शन में ध्वज, राजधानी, शासनाध्यक्ष, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 33वां का जो आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा संप्रभुता। तो अगर बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र किसी भी राज्य के लिए, राज्य का मतलब स्टेट नहीं हुआ, आज हम कंट्री कहते हैं, मतलब देश कहते हैं। तो उसके लिए, किसी भी स्टेट के लिए उसका एक मतलब निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, उसकी एक निश्चित आबादी होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता। तो ये चार जो है किसी भी स्टेट के सबसे प्रमुख तत्व हैं। और इन चारों तत्वों में संप्रभुता जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इन चारों में अगर बात की जाए तो संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, मतलब कि सोवेरेंटी जिसे कहते हैं। और इसका आशय यह हुआ कि उस राज्य से ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं है तथा वह राज्य अपने मामलों यानी कि आंतरिक अथवा बाहरी कोई भी मामला हो, वह उसमें किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। भौतिक भूगोल में देखिए, निम्नलिखित ग्रहों में से वह कौन सा जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, थोड़ा सा मैथमेटिकल है। ग्रीनविच में जब मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय मान 5 बजे शाम का है। निम्नलिखित में से वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है? उपर्युक्त जगह अवस्थित है। तो इसके पहले हमने बताया था आप लोगों को ज्योग्राफी वन लाइनर सीरीज में कि ग्रीनविच जो है 0 डिग्री देशांतर मध्याह्न रेखा है। ठीक है। तो आपको पता हो 4 मिनट में एक देशांतर का अंतर होता है, 4 मिनट में एक देशांतर का अंतर होता है। तो अगर हम बात करें 5 घंटे की तो 60 मिनट में, तो अगर हम बात करें 5 घंटे की तो 5 घंटे में क्या होगा, 5 गुणे 60 हो जाएगा और 300 हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब कि 300 मिनट हो जाएगा। तो 300 मिनट की बात 300 बटा अगर 4 कर दें, 300/4 कर दें तो 75 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर 75 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए पूर्व होगा कि पश्चिम होगा, तो यह जो जगह पूर्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शाम के 4 बजे बता रहा है, शाम के 4 बजे।
क्वेश्चन नंबर 36, विश्व की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। एंडीज दिया है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय और रॉकी, ये 4 पर्वत दिए गए हैं। तो अगर लंबाई की बात करें तो सबसे लंबा जो पर्वत है इनमें से एंडीज है दक्षिण अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे लंबा यह पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है। तो इसकी लंबाई जो है 7200 किलोमीटर है, 7200 किलोमीटर है एंडीज के पर्वत की। कहाँ पर ये भी पूछा था, अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है, 4800 है, 4800 ठीक किलोमीटर है। इसके बाद बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यह कहाँ पर है, इसका लोकेशन तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, और बात करें तो लगभग 3700 है। और लास्ट में हिमालय पर्वत 2400, ठीक है, 2400 किलोमीटर है, ठीक। तो इसको अरेंज कर लीजिएगा ऐसे। और हिमालय पर्वत कहाँ पर है, नेपाल में है। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित होती है वह कौन सा है, तो बहुत ही आसान सा है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में बताया था, स्ट्रेटोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर नीचे वाला मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर, इसके बाद है मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ठीक है। 5 लेयर में वायुमंडल को बांटा गया है। ओके, और स्ट्रेटोस्फीयर को क्या कहते हैं हिंदी में, समताप मंडल। समताप मंडल है। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह कौन सा स्थान है, कोरी निवेशिका। तो अगर बात करें तो सर क्रीक या कोरी निवेशिका कच्छ के रन में स्थित है, और ये कच्छ का रन कहाँ पर है, गुजरात में। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को क्या करता है, अलग करता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है, यह जो है, और यह जो है गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है, और यह क्या है, एक विवादित क्षेत्र है पाकिस्तान और भारत के बीच। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है, इसको क्या करना है, हमें सुमेलित करना है, ठीक है। 39, तो इसमें देख लेते हैं 39 में, ये जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है और स्टेट है, तो कौन सा प्रोजेक्ट किस राज्य में, किस स्टेट में स्थित है उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक। तो एक मेट्टूर दिया है, मयूराक्षी दिया है, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। तो देखिए बहुत ही आसान सा, हीराकुंड क्या है, एक हीराकुंड परियोजना जो है यह महानदी पर स्थित, और महानदी कहाँ पर, उड़ीसा में है, ये इससे मैच हो जाएगा। जब भी नागार्जुन सागर की बात करें तो आंध्र प्रदेश हमें टिक करना है, पूछा गया बार बार, आंध्र प्रदेश टिक करना है, नागार्जुन सागर, ठीक है। और कृष्णा नदी पर बनाया गया है। मयूराक्षी परियोजना मुरली नदी पर है, और कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल मयूराक्षी परियोजना है। और मेट्टूर कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। और कावेरी नदी पर बनाया गया है, कावेरी नदी पर, ठीक है। तो यूपीपीएससी एग्जाम में सुमेलित करने वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है, अभी बताया था, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, एग्रो इकोलॉजिकल जोन पूछा जा रहा है, मतलब कृषि, ये जो है कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह जो है 21 है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन टोटल जो है 21 है। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिक अंशदान प्रदान करता है,
उत्तर प्रदेश। परसेंटेज नहीं पूछा जा रहा है, मात्रा पूछा जा रहा है। ये देखिए खनिज वाला, खनिज से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। पलामू झारखंड में है, ये 2008 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें पूछा गया। पलामू अभ्रक उत्पादन के लिए झारखंड में है। हजारीबाग, हजारीबाग बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट के लिए है। खेतड़ी तो पता ही है, तांबा के लिए। और क्योंझर, क्योंझर किसके लिए है? उड़ीसा में है, मैंगनीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, राज्यों को कोयला उत्पादन, कोयला उत्पादन के लिए इसमें क्या करना है? अवरोही क्रम दिया गया है, अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। ठीक, तो हम इसको छोड़ देंगे। इसको आप जो 2020 से किसका डेटा देख लीजिएगा, आर्थिकी से इसको मैच करा लीजिएगा। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, चुनार सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और यह कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में, सीमेंट के लिए यह प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो है दादरी गौतम बुद्ध नगर में है, चुर्क सोनभद्र में है और डाला सोनभद्र में है। ये तीनों भी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा राज्य है जहां रेल यात्री डिब्बों की बड़ी मात्रा में, डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो इसका ऑप्शन जो होगा पंजाब और तमिलनाडु, पंजाब और तमिलनाडु इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी की कोई जनजाति आबादी नहीं है? अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी, अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है कि नहीं पाया जाता है, तो पंजाब हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड जो है भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? ठीक है, स्वीकार नहीं किया गया है। तो दिया है भौतिक विस्तार, जनसंख्या, जनसंख्या आकार, जनसंख्या घनत्व और व्यावसायिक संरचना। तो इसमें जो होगा भौतिक विस्तार हो जाएगा, मतलब भौतिक विस्तार को शामिल नहीं किया गया है। अगर बात करें तो 1971 की जनगणना के अनुसार वे अधिवास या स्थान जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, तो इसमें था नगर की श्रेणी में रखे जा सकते हैं सभी नगर निगम, नगर पालिका, छावनी और अधिसूचित नगर क्षेत्र। दूसरा था ऐसे क्षेत्र जो स्वयं स्थानीय निकाय नहीं है परंतु नगर या कस्बा समूह के भाग हैं। तीसरा था अन्य स्थान जो निम्नलिखित 3 शर्तों को पूरा करते हैं: 5000 से अधिक जनसंख्या, दूसरा है पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% भाग गैर कृषि कार्यों में लगा हो, तीसरा था जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। ठीक है, तो इस हिसाब से हो गया भौतिक विस्तार मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं। देखिए जनसंख्या का आकार था, जनसंख्या घनत्व और व्यावसायिक संरचना। भारत में नगरीय केंद्रों को की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो इसमें जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में डेटा इसमें चेक कर लीजिएगा कि वर्तमान में क्या है इसका। ठीक है, करंट का न्यूज है। सेतु समुद्रम परियोजना, सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? तो आपको पता होगा यह मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी,
मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। भारत व श्रीलंका के मध्य दो नहर बना करके पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, तो सेतु समुद्रम उसी से संबंधित है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 51 से हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें। और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।